Hello students, welcome to all in my YouTube channel, Online Teaching with Ani. I hope students you all are very well and good. So start करते हैं हम अपना नया टॉपिक टाइम एंड टेंस। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं टेंस के बारे में और हमने जो पहले हम जानते हैं कि इसका बेसिक होता क्या है। टाइम और टेंस हम कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ इंग्लिश आती है, हर एग्ज़ाम के लिए टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और टेंस को पढ़ने के भी काफ़ी तरीके हैं। टेंस को हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं और टेंस जो हमें पढ़ना है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे पढ़ना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बचपन से पढ़ा है टेंस के बारे में, तो क्या जाना है हमने? तो हम ये जानते हैं कि टाइम क्या है, किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी एक्शन के होने के वक्त को बताता है, यानी कि उसके टाइम को बताता है कि जो भी चीज़ हुई है या जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है वो कौन से टाइम में हुआ है। यानी कि एक तरीके से हम कहें तो उसका मीनिंग समझने में हमारी हेल्प करता है, जो भी एक्शन हुआ है उसके बारे में। या फिर हम ये कहें कि किसी भी चीज़ को हम क्या है जो कहते हैं या जो करते हैं उसे टाइम से रिलेट करके ही बताते हैं। तो अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें हम टेंस को, तो क्या होता है टेंस? इट इज़ a verb form which refers to some specific point in time। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन में हमें गिवन भी है इट इज़ अ वर्ब फॉर्म। ये क्या होता है? एक वर्ब फॉर्म है जो क्या करता है, रेफ़र करता है किस चीज़ को, किसी भी चीज़ के या किसी भी एक्शन के होने पे उसके पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र करता है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन में देखा दो चीज़ों के ऊपर, एक तो वर्ब फॉर्म के ऊपर और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो अगर हम ये कहें कि टेंस वर्ब पे यानी कि एक्शन पे फोकस करता है और किस पे, टाइम पे फोकस करता है, तो हमें क्या पता चला कि टेंस दोनों ही चीज़ों पे काम करता है, वर्ब पे भी और पॉइंट ऑफ टाइम पे भी। तो हमने ये जो दो कंपोनेंट जाने, वर्ब की फॉर्म और पॉइंट ऑफ इन टाइम, हम इसे ही पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये। तो हम पहले आते हैं टाइम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, टाइम क्या करता है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि टाइम हमें हेल्प करता है सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए। हम किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग समझते हैं वो किसी न किसी टाइम से रिलेट करके समझते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि राम खेलता है या राम खेलेगा या राम खेल रहा है, इन तीनों ही चीज़ों में क्या चीज़ हमें पता चली है? हमने इन तीनों ही बातों को किसी न किसी टाइम से रिलेट करके समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम टाइम को देखें तो टाइम करता क्या है, टाइम क्या बताता है हमें? टाइम शोज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो टाइम करता क्या है कि हमें किसी भी एक्शन के होने का और उसको समझने के लिए, उसके मीनिंग को जानने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम से रिलेट करते हैं। तो टेंस हमारी हेल्प करता है मीनिंग को समझने के लिए, और जो मीनिंग हम समझते हैं उसे किसी न किसी टाइम से रिलेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि काम अगर हो रहा है या करता है तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट में। मैंने कहा अगर काम हो चुका है या हो गया था तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट में। अगर मैं कहूँ काम होगा या होने वाला है तो ये हम किस में डाल देते हैं, फ्यूचर में। तो यहाँ हमने किया क्या, हमने टाइम के बेस पे अलग अलग, हमने अपने एक्शन को अलग अलग टेंस में या अलग अलग टाइम पे रिप्रेजेंट किया, और इन्हीं टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं, जो कि हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमने टेंस पढ़े इनकी अपनी भी एक सब कैटेगरी होती है, मतलब इनका खुद का भी क्लासिफिकेशन होता है। और क्लासिफिकेशन में हम जाने तो
सबसे पहले आता है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट होता है, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, और लास्ट वन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चारों क्या हैं, टेंस की खुद की ही सब कैटेगरी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट के बारे में है, ये तीनों ही टेंस के बारे में है, तीनों ही टेंस के बारे में ये बताता है हमें। अगर मैं प्रेजेंट के हिसाब से देखूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोल देते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ऐसे ही अगर हम पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पास्ट इंडेफिनाइट भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर के साथ, फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने अब तक जो जाना वो क्या था कि टाइम हमें क्या बताता है, सेंटेंस के मीनिंग को समझने में हेल्प करता है। और अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस के बारे में जाने तो हमें पता चला कि 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी अपनी खुद की भी सब कैटेगरीज है जहाँ हमने देखा। तो अगर आप एग्जाम्पल से मैं इसे आपको समझाऊँ तो एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, राम प्ले हॉकी, या फिर राम प्लेड हॉकी, या राम विल प्ले हॉकी। तो इन तीनों स्टेटमेंट पे अगर हम गौर करें तो यहाँ सिर्फ प्ले है, तो मैं इसे क्या कहूँ, अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहेंगे इसे कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। यानी कि हमने राम के खेलने को किससे रिलेट किया, प्रेजेंट से रिलेट किया, टाइम से रिलेट किया, तो वो हमने यहाँ प्रेजेंट किया। ऐसे ही राम खेलेगा या राम प्लेड हॉकी, मतलब राम खेलता था, तो यहाँ पे हमने किससे रिलेट कर दिया है इसको, पास्ट से, इसका मतलब ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है। ऐसे ही राम विल प्ले हॉकी, इसका मतलब राम खेलेगा, तो इसको हमने किससे रिलेट कर दिया, फ्यूचर से। तो हमने यहाँ पे टाइम एंड टेंस का फर्स्ट कंपोनेंट जिसे हम टाइम कह रहे थे हमने समझा उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने जाना पहले वाले कंपोनेंट के बारे में, पॉइंट इन टाइम कह ले या हम इसे टाइम कह लें। अब हम जानते हैं वर्ब फॉर्म के बारे में, कि टाइम को हम सिर्फ टेंस को हम सिर्फ एक पैरामीटर पे नहीं देखते, सिर्फ टाइम के पैरामीटर में अगर हमें देखना होता है तो हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टाइम पे फोकस करके टेंस को जानते हैं, समझते हैं। बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो जहाँ पे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ब के बारे में भी जानना। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा कुछ वर्ब के बारे में भी कि उसका बेसिक क्या है। तो पर मैं एक एग्जांपल से शुरू करूँगी इसे, जैसे कि टेस्ट, मैच कल शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा टाइम के बारे में, अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूं तो इस स्टेटमेंट में क्या गिवन है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो जो इसमें गिवन है उसके हिसाब से इसका मतलब ये एक्शन कब परफॉर्म होगा, फ्यूचर में। तो ये हम कहें तो टाइम हमें यहाँ क्या बता रहा है कि ये जो टाइम होगा वो फ्यूचर में ये एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट क्या सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पूरी है इस स्टेटमेंट के बारे में, तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। पहला तो ये है कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाँ, काम आगे फ्यूचर में होगा, लेकिन एक टाइम वो भी तो है ना जब इस स्टेटमेंट को कहा गया होगा। तो ये स्टेटमेंट कब कहा गया है, आज ही कहा गया है, यानी कि प्रेजेंट में कहा गया है। प्रेजेंट में ही तो हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा या परसों शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमें एक चीज़ और भी पता चली कि जब इस स्टेटमेंट को कहा गया है वो कौन सा स्टेटमेंट है, वो तो प्रेजेंट का स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो अगर मैं इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 टाइम्स के बारे में बताया जा रहा है। पहला टाइम इस स्टेटमेंट में जो गिवन है, जो कि हमें देख के पता चल रहा है कि ये
फ्यूचर की बात हो रही है कि ये इवेंट या ये एक्शन कब परफॉर्म होगा, तो फ्यूचर में होगा। और दूसरी चीज़, एक वो वक्त है जब इस स्टेटमेंट को कहा गया है। ये स्टेटमेंट जाहिर सी बात है कि अगर ये फ्यूचर में परफॉर्म होगा तो फ्यूचर में तो नहीं इसके बारे में कहा गया है, ये तो हमें पहले ही बताया गया है, तभी तो हम जानते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में ये चीज़ होगी। तो ये जो हमने यहाँ पे पता किया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेंस। या फिर हम ये कहें कि ये फंक्शन या ये एक्शन जब परफॉर्म हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, टेंस। इसे मैं वर्ब भी बोल सकते, इसे हम वर्ब भी बोल सकते हैं। ये वर्ब के बारे में बता रहा है, जो कि हेल्प करेगा हमें आगे समझने में। हम इसको और अच्छे से जानेंगे। जो वर्ब है वो सिर्फ हमें वर्ब की फॉर्म के बारे में नहीं बताता, बल्कि जो एक्शन हुआ है उसकी स्थिति को जानने के लिए भी हेल्प करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम और अच्छे से जानते हैं कि क्या है ये टाइम और टेंस की चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बात करी वर्ब के बारे में। टाइम के बारे में तो हम अब तक काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब के ऊपर। तो अगर वर्ब के ऊपर बात करनी है तो पहले हम वर्ब का थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। तो वर्ब के बेसिक पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब को हम कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो वर्ब में हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या फिर हमें क्या गिवन, या फिर क्या होता है वर्ब की तरह जो परफॉर्म करता है, मेन वर्ब। तो वर्ब को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो इसको फिर से सब कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी वर्ब, और सेकंड क्या होता है, मॉडल वर्ब जिसे हम बोलते हैं। तो एक तो हो गया प्राइमरी वर्ब और दूसरा क्या हो गया, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि कैन हो जाए, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल, विल। ठीक है स्टूडेंट्स, एटसेट्रा। और आप आगे लेके जाना चाहें, शुड हो गया, मस्ट, वुड, डेयर, नीड होता है, यूज टू होता है, ओट टू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब तो हम जानते हैं, मेन वर्ब हम किसे कहते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो एक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैं एक आधा चीज़ें आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको और थोड़ा आइडिया हो। जैसे कि राइट करना, प्ले, टॉक हो गया, रन, ईट, एट्सेट्रा, ये चीज़ें हो गई। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जो फर्स्ट कैटेगरी है, प्राइमरी, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले जानते हैं प्राइमरी वर्ब के बारे में। हमने हेल्पिंग वर्ब को कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में, एक तो प्राइमरी में और दूसरा मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब के बारे में अगर आपने मेरी क्वेश्चन टैग वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ भी हम वर्ब के बारे में बेसिक बातें कर चुके हैं। वहाँ भी मैंने बताया था कि वर्ब के फॉर्म में स्टेटमेंट के अंदर हमें तीन चीज़ गिवन हो सकती है, या तो हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा, या तो मॉडल वर्ब गिवन होगा, या फिर हमें एक्शन ही गिवन होगा। तो मॉडल वर्ब और एक्शन के बारे में मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया। हम बात करते हैं प्राइमरी के बारे में। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हम इसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ों को रखते हैं। तीन चीज़ों में जैसे कि हमने रख दिया बी। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब में बी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इज़ हो गया, आर, एम, वाज, वर, वाज वर। ये तो था पहला प्राइमरी में। सेकंड हम इसमें क्या रखते हैं,
हम इसमें हैव की सारी फॉर्म को भी क्या है, हम प्राइमरी में ही रखते हैं। हैव की फॉर्म में जैसे कि हैज़ हो गया, हैव हो गया, या फिर हैड हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो डू है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, और डू को भी हम क्या है, प्राइमरी में ही रखते हैं। पर डू की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कि डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। तो हमने ये जो जाना बी, हैव और डू, ये क्या होता है, एकदम बेस फॉर्म होता है, और इसके और भी फॉर्म होते हैं जो कि मैंने यहाँ आपको लिखा है। बट स्टूडेंट्स, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये बी है, हैव है, डू है, ये भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। मतलब कि ये भी हमें क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, और वो भी किसका, वर्ब। जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होता है उसमें जो एक्शन परफॉर्म हुआ होता है उसी के बारे में हमें क्या करते हैं, ये उसकी स्थिति को, उसके टेंस को पहचानने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें बी को, तो बी को हम कैटेगरी में भी डालते हैं। तो बी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, तो बी की फॉर्म्स को या बी को हम हमेशा मानते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है, आता है। इसका मतलब अगर सेंटेंस के अंदर बी आ जाए या बी की फॉर्म आ जाती है तो हम मान के चलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, और ये डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही अगर हैव आ जाता है या हैव की फॉर्म्स आ जाती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडेफिनाइट को। और ये इंडेफिनाइट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है। ऐसे ही डू जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट को। नए स्टूडेंट्स, ये जो डू और डज है ये बताता है इंडेफिनाइट को, बट ये है हैव जो है ये बताता है परफेक्ट के बारे में। और वो परफेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ऐसे ही डू हमें बताता है इंडेफिनाइट के बारे में, और ये इंडेफिनाइट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। इनमें से जो भी फॉर्म यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक, और जैसे कि अभी हमने जाना कि जो हमारा जो हमारा वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन कैटेगरी, मेन वर्ब में डिवाइडेड होता है। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी दो फॉर्म्स आ जाते हैं, प्राइमरी और मॉडल फॉर्म। प्राइमरी फॉर्म में हमने देखा बी आता है, हैव आता है, डू आता है, और बी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, हैव परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और डू इंडेफिनाइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आ जाते हैं मॉडल वर्ब जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, वुड, डेयर, नीड, यूज टू या ought टू जैसे मॉडल वर्ब आ जाते हैं। और ये वर्ब जो हमने यहाँ पे देखे, या जो वर्ब के फॉर्म्स हमने यहाँ देखे, वर्ब के बारे में सब क्लासिफिकेशन हमने देखा, ये हमें बताता क्या है, तो ये हमें बताता है वर्ब के, स्टेटमेंट के, या फिर उस एक्शन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, उसकी अवस्था को बताता है, उसकी स्टेट को बताता है। तो अगर हम इसी में ही बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये वर्ब भी था। ये हमें क्या बताता है, स्टेट बताता है, या फिर मैं बोलूँ इसे स्थिति बताता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और ये जो वर्ब होता है ये हमें फॉर्म भी बताता है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम कह सकते हैं इसे। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी वर्ब, जो हमारे पास प्राइमरी वर्ब है, इसको अगर हम मेन वर्ब के साथ लिख दें तो यही कहलाता है टेंस। अगर प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों को ही हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, और दोनों के ही बारे में हम जानते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने प्रॉपर अपनी डेफिनेशन जान ली कि टेंस हम किसे कहते हैं। हमने देखा था कि टेंस हमें वर्ब के बारे में, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, इसके अलावा पॉइंट ऑफ टाइम, दो चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हमने वर्ब को जाना तो सही, पर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हम इसे टेंस भी कह सकते हैं, हम इसे वर्ब भी कह सकते हैं। ये हमें बताता क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन जो कि अब तक हमने जानी, जो इसका पूरा कंक्लूजन है, इससे हमने क्या जाना कि ये हमें शो करता है द स्ट्रक्चर
of the sentence. और यहाँ जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि ये हमें क्या करता है, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने में, शो करने में हेल्प करता है। और ये स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस करें तो स्ट्रक्चर क्या बताता है, तो ये स्ट्रक्चर फोकस करता है वर्ब के ऊपर, यानी कि वर्ब की फॉर्म के ऊपर, वर्ब के ऊपर। तो हम अगर कहें कि ये वर्ब की फॉर्म के ऊपर फोकस करता है, और वर्ब की फॉर्म का क्या मतलब हो गया कि एक्शन पे फोकस करता है। तो बेसिकली वर्ब जो है, या हम टेंस कहें, तो वो हमें क्या बताता है, स्ट्रक्चर हेल्प करने में, स्ट्रक्चर समझने में, स्ट्रक्चर को शो करने में हेल्प करता है। और स्ट्रक्चर से हमारा मतलब वर्ब से है, और वर्ब से हमारा मतलब एक्शन से है, कि किसी भी स्टेटमेंट में क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है वो जानने के लिए हमें उसके वर्ब पे फोकस करना पड़ता है। और अगर हम वर्ब को कैटेगराइज करें तो आप जानेंगे कि वर्ब, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया कि जो हमारे पास बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में, हैव की फॉर्म परफेक्ट में है, डू इंडेफिनेट में हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने कहीं भी नहीं देखा अब तक कि हमने फ्यूचर के बारे में कुछ खास बात की हो। तो अगर मैं मोटा मोटा इस एक्शन को कैटेगराइज कर दूँ तो ये एक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो जितने भी एक्शन होते हैं उसे हम सिर्फ दो ही कैटेगरी में दिखा पाते हैं, दो ही कैटेगरी में, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में। इसका मतलब जो भी एक्शन होगा वो फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब की फॉर्म यहाँ बताया गया है जिसे हम एक्शन कह रहे हैं, ये एक्शन हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को और पास्ट को। इसका मतलब अगर वर्ब के अकॉर्डिंग हम टेंस को जाने तो टेंस सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। और टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेंस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके अंदर भी उनकी सब कैटेगरीज होती है। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि जो एक्शन है ये प्रेजेंट और पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, पर ये हमने जाना कैसे। हमें पता है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती है, वर्ब की कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पर बेसिकली ये जो फॉर्म्स होते हैं सिर्फ तीन नहीं होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। तो मैं एक बार इससे भी आपको शो करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हम पहले लिखते हैं, पहला फॉर्म जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म होती है और 4, और वर्ब की 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कई बार आपने इन्हें याद भी किया होगा। फोर्थ फॉर्म में क्या बताना चाहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म, इसमें क्या नया होता है, तो इसमें कुछ खास नया नहीं होता, बल्कि यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये आईएनजी फॉर्म होती है। जो भी हमारे पास बेस V1 से मिला है उसी की आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास V1 जो होता है उसी को ही हम क्या कर देते हैं, जब सिंगुलर में चेंज कर देते हैं तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, यानी कि उसमें S और ES लगा देते हैं, तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और ES, ये हम जानते भी हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है, प्रेजेंट, और वो भी सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल का मतलब पॉजिटिव में, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव या इस तरीके के सेंटेंस आ जाएंगे तो वहाँ हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी, आईएनजी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअस को, कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म होगी वहाँ हम हमेशा क्या है, आईएनजी फॉर्म में ही चीज़ों को रखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम जानते हैं ये एकदम परफेक्ट फॉर्म होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, तो ये रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट फॉर्म को। ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है बेस फॉर्म, भी हम इसको बोलते हैं बेस फॉर्म, और ये भी किस में होता है, हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। तो स्टूडेंट्स,
हम जानते हैं कि वर्ब की हम 5 कैटेगरी में डिवाइड तो करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। लेकिन हमने यहाँ कहीं भी नहीं जाना अब तक, या कहीं भी नहीं देखा कि इन चारों या पांचों में से जो भी फॉर्म्स हैं इनमें से कोई भी फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता हो। नहीं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो यहाँ पांचों ही वर्ब में कहीं पर भी फ्यूचर का नाम नहीं आया। दैट मीन्स मैंने यही समझाना चाहा है अभी तक आपको कि जो वर्ब होता है उसकी सिर्फ उसको हमने कैटेगराइज जो करके रखा हुआ है वो सिर्फ दो कैटेगरी में, प्रेजेंट और पास्ट। यानी कि वर्ब हमें जो स्टेट बताता है एक्शन का वो या तो प्रेजेंट में बताता है या फिर पास्ट में बताता है, फ्यूचर में नहीं बताता है। और अगर मैं एग्जांपल के लिए इसमें कुछ रखें तो जैसे हम रख सकते हैं गो, सेकेंड फॉर्म इसकी क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है, थर्ड फॉर्म इसकी गोन, और अगर इसकी फोर्थ फॉर्म पे जाओगे तो ये हो जाएगा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म पे जाओगे तो ये हो जाएगा गोस। ऐसे ही अगर हम कट को रख लें, कट, कट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट होती है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, कटिंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाती है, कट्स। ऐसी अगर प्ले की बात करें तो प्ले, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड ही होती है, और फोर्थ फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म इसकी प्लेज। ठीक है स्टूडेंट, तो हम समझ चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है हम ये भी जान चुके हैं। और हमने यहाँ से ये भी जाना कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में ही रहती हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने यहाँ पे जाना बी के बारे में, बी क्या है, तो वर्ब ही है ये, और ये प्राइमरी वर्ब है। ऐसे ही डू के बारे में हमने जान लिया, और हमने हैव के बारे में भी अच्छे से जान लिया कि ये तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और तीनों ही रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो बी की जो खुद की फॉर्म्स होती हैं ए, आर, एम, वाज, वर होती है। डू की जो फॉर्म होती है, डू हो गया, डज और डिड होती है। हैव की जो फॉर्म होती है, हैज़, हैव और हैड होती है। और हमने ये भी जाना कि ये तीनों कौन कौन से टेंस में होती है। बी जो है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही बताता है, और डू ये बताता है इंडेफिनाइट टेंस को। हैव जो है ये बताता है हमें परफेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स कुछ इसमें और बातें हैं जो हमें जाननी है, जैसे कि डू, डज और डिड। ये क्या होती है, ये बेस फॉर्म है, यानी कि ये जो डू है ये क्या है, बेस फॉर्म है, और डू की ये जो भी बेस फॉर्म है ये हमेशा यूज़ की जाती हैं नेगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में। तो ये जो डू है, डज और डिड है, ये क्या है, बेस फॉर्म है, और ये हमेशा क्या है, नेगेटिव और क्वेश्चन। हमें अगर सेंटेंस में नेगेटिविटी को शो करना होता है या सेंटेंस में हमें सवाल पूछना होता है तो उसके लिए हम किसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के काम आता है। सेंटेंस को जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसे। तो एग्जाम्पल जैसे कि ही स्लीप्स फॉर 6 आवर, या फिर हम लिखें ही हैज़ स्लेप्ट फॉर
6 hour he has been sleeping for 6 hours। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में या फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या बताया गया, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, एक फैक्ट बता रहा है कि जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी यहाँ बात हो रही है वो क्या है, 6 आवर तक सो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 6 आवर, तो ये भी यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, सोने के ही बारे में बताया जा रहा है और वो इतने देर तक सोता है, यही बात यहाँ पे भी की जा रही है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर। तो इन तीनों ही सेंटेंस में डिफरेंस किस चीज़ का है, जैसे कि हमने देखा कि जो हम टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेंस हमारा किस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में था। बट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो हमें समझ में आया, बट इनकी जो खुद की भी सब कैटेगरीज हैं वो किस बेस पे हैं। अगर सब सेम ही है तो उनमें डिफरेंस क्या है, क्यों हमने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। क्या चीज़ हमें यहाँ से समझना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से देखेंगे। तो स्टूडेंट हम कैसे अलग करेंगे कि क्या चीज़ इनडेफिनाइट है, कैसे कॉन्टिन्यूस में डालना है, कैसे परफेक्ट में डालना है और क्या चीज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कुछ तो बेस होगा इनके डिफरेंस का, अगर इनका नाम डिफरेंट है तो कुछ तो डिफरेंस इनके बीच में होगा, तो उसी डिफरेंस को हम समझने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें ही स्लीप्स फॉर 6 आवर, तो ये क्या है, क्या यहाँ पे काम हो रहा है, नहीं, मतलब ठीक है हाँ काम हो रहा है, बट ये इस काम का ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना हमें एंडिंग पॉइंट पता है। बस हमें इतना पता चल रहा है कि जिस भी बंदे की बात हो रही है वो 6 घंटे सोता है। हम नहीं जानते कि वो अभी सो रहा है या पहले सो रहा था या आगे सोएगा, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट है जो हमें बताया गया है कि हाँ ये बंदा या ये जो भी है ये 6 घंटे सोता है या फिर 7 घंटे सोता है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ क्या पता चल रहा है, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। तो इसका मतलब ये 6 घंटे सोया है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ भी हमें ये पता चल रहा है कि ये 6 घंटे सोया है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कब सोया था और ये कब उठा, हमें इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही थर्ड स्टेटमेंट में हम चाहें ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, तो यहाँ भी हमें ये पता चल रहा है कि हाँ बंदा सो रहा है। स्लीपिंग हैज़ बिन स्लीपिंग का मतलब रहा है, अगर आप जाएंगे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही बनेगा कि ही हैज़ बिन स्लीपिंग। बट स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि आप इंग्लिश को हिंदी सीख के ना पढ़ें, क्योंकि वो कई बार आपको कंफ्यूज करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम नॉर्मल ही समझें इसे। तो ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी हमें ये पता चल रहा है कि जो भी एक्शन है, सोने का एक्शन, वो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये कैसे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है जहाँ हम अगर कहें तो जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। यहाँ हमें इतना पता चला है कि वो बंदा 6 घंटे सोता है, लेकिन हम यहाँ पर भी हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि वो सो चुका है, सोएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें इतना पता है कि काम हुआ, कंप्लीट हुआ, लेकिन हम इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि ऐसा काम हो जो कुछ टाइम या कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो, और हम जानते हैं कि सोना एक ऐसी एक्टिविटी है जो कुछ टाइम बाद रिपीट होगी ही। कुछ टाइम का मतलब 24 घंटे ही मान लेते हैं हम कि ये एक्शन परफॉर्म होगा, रिपीट होगा। तो ऐसी एक्शन जिसके मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, जिसका मुझे एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ये भी नहीं पता काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है या हो चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, जिससे हमें सिर्फ एक जानकारी मिली है कि हाँ ये जो बंदा है वो 6 घंटे तक सोता है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, फैक्ट है। ठीक है, ये कोई एक्शन परफॉर्म यहाँ नहीं हो रहा, हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिली है इसके रिगार्डिंग कि इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर हम सेकंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट में जाएँ तो यहाँ से हमें ये तो पता है कि काम हुआ है या हो रहा है, इसके बारे में हमें पता है, लेकिन कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ इसके रिगार्डिंग हमें ये भी नहीं पता। एक्शन कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है, यहाँ पे इस चीज़ की भी कन्फ्यूजन है। तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक इनकम्प्लीट एक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि हम यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि जो टेंस के जो हमने कैटेगरी पढ़ी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उसमें हम कैसे समझते हैं कि इंडेफिनाइट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, और उसको हम कैसे सब कैटेगराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमें किसी काम के होने का, मतलब कि किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में पता चलता है कि कोई, मान लेते हैं कि कोई भी एक्शन है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक ये काम परफॉर्म किया गया और बी पॉइंट पे जाके ये काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट ये कोई ऐसा काम है जो बाद में भी हो सकता है, तो मतलब जो काम कंप्लीट हो गया उसे हम किस में लेके जाते हैं, इंडेफिनाइट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमें और क्या चीज़ें बता रहा है, हम ये जानने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम मान लेते हैं कि हम किसी एक्शन को ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और बी पॉइंट पे जाके वो काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ हमें ये पता चला है कि जो भी एक्शन किया गया वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, इंडेफिनाइट के अंदर। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आती हैं या जो भी एक्शन आते हैं, इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीट है। इसका मतलब कंप्लीट हो चुका है, एक्शन पूरी तरीके से परफॉर्म हो चुका है, तो वो हम किस में ले जाते हैं, कंप्लीट में। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में भी आपको बताऊंगी, बट हम पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर दें ताकि मैं और आगे जो इसको बताऊं तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हम आते हैं, तो किसी भी काम के होने का क्या हो सकता है, या तो वो स्टार्ट होके ख़त्म हो गया, या फिर क्या होगा, काम स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे जाके वो काम ख़त्म होना था बी पॉइंट पे, लेकिन वो वहाँ तक हुआ ही नहीं है, मान लेते हैं अधूरा रह गया या कुछ भी, बीच में ही काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं तक रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा काम है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो एक्शन परफॉर्म किया गया है ये किस में है, टेम्पररी है। तो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है अगर वो टेम्परेरी है या फिर इनकम्प्लीट है, तो वो किस में चला जाता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस में। यानी कि कॉन्टीन्यूअस टेंस में कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है, कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखा है, तो इसका मतलब वो एक्शन कैसा होगा, टेम्पररी होगा, इन नेचर होगा, टेम्परली, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परली गोइंग एन एक्शन, कि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे है, परमानेंट बेसिस पे नहीं है। ऐसे ही परफेक्ट में आते हैं, इसका नाम ही परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि ये अपना सारा काम कंप्लीट करके बैठा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो गया, कंप्लीट की बात करते हैं हम, कि जहाँ मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, मुझे एंडिंग पॉइंट भी पता है, और ये काम रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम किस में लेके जाते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, परफेक्ट के अंदर हम वो स्टेटमेंट परफेक्ट के अंदर जाते हैं जो पूरी तरह कंप्लीटेड है, या फिर हम कहें डन है। तो स्टूडेंट्स, आप इंडेफिनाइट से और परफेक्ट से इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। परफेक्ट के अंदर वो चीज़ आई जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, परफॉर्मेंस उसकी कंप्लीट हो चुकी है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तब हम यहाँ लेके जाते हैं। इंडेफिनाइट के अंदर भी मैंने आपको यही बताया कि काम कंप्लीट हो चुका है, बट ये ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या होती हैं, परमानेंट बेसिस पे होते हैं। परमानेंट बेसिस का मतलब कि ये स्टेटमेंट, ये काम ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब जैसे कि हमारा सोना हो गया, हमारा खाना हो गया, हमारा घूमना हो गया, या हमारे कोई हैबिट्स हो गई, वो एक ऐसे एक्शन है जो कि उस टाइम पे तो कंप्लीट हो गए लेकिन वो दोबारा होंगे। ऐसे स्टेटमेंट को हम कहाँ लेके आते, यहाँ लेके आते। तो ये वो स्टेटमेंट है जो परमानेंट होते हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो इसमें क्या होती है, फ्रिक्वेंसी भी होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब है रिपीट होंगी ये एक्शन, तो ये क्या होते हैं, फ्रिक्वेंट इन एक्शन भी होते हैं, फ्रिक्वेंट इन एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इंडेफिनाइट में और परफेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा। परफेक्ट के अंदर हम ऐसे स्टेटमेंट को डालते हैं जो कि एक्शन, जो भी काम है वो कंप्लीट हुआ, हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हमें उसका एंडिंग पॉइंट पता है, और काम कम्प्लीटली डन हो चुका है। और ये
ऐसा काम था जो अब शायद रिपीट ना हो, मतलब कि कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है उसके रिपीट होने की। जबकि हम इंडेफिनाइट के अंदर वो चीज़ें लेके आती हैं जहाँ पे वो परमानेंट नेचर की हैं, और सेकंड थिंग उसमें फ्रिक्वेंसी है, वो थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद रिपीट होंगे वो एक्शन। तो ऐसे एक्शन, या फिर हम जिसे कहें फैक्ट, तो यहाँ पे हम फैक्ट्स को भी रखते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया था, ये क्या था, फैक्ट बताया था। तो ये जो फैक्ट मैंने यहाँ बताया कि वो 6 घंटे सोता है, या वो 2 घंटे पढ़ता है, या वो 4 घंटे घूमता है, या 4 घंटे खेलता है, तो ये क्या है, हमें सिर्फ फैक्ट पता है, हमें नहीं पता ये काम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। इसका मतलब एक तरीके से फैक्ट जो होते हैं वो क्या है, वो भी हम किस में लेके चले जाते हैं, वो भी हमारा आता है इंडेफिनाइट के अंदर ही मानते हैं हम उसे। आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ये तो हमने जाना कि इंडेफिनाइट के अंदर कंप्लीट होगा, परमानेंट होगा, या फ्रिक्वेंट इन एक्शन होगा, तो वो चीज़ें हम इंडेफिनाइट के अंदर शो करते हैं। अगर मेरा जो भी काम है वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ये काम हो रहा है, लेकिन कब स्टार्ट हुआ है, कब ख़त्म हो जाएगा, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हम या मैं, राम बस का वेट कर रहा है, तो राम बस का वेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्शन अभी हो रहा है, वो वेट कर रहा है। वो कब से वेट कर रहा है हमें नहीं पता, वो कब तक वेट करेगा हमें ये भी नहीं पता, बट हमें ये पता है कि एक्शन अभी परफॉर्म हो रहा है और कुछ देर तक होगा ये एक्शन परफॉर्म, लेकिन वो कब कंप्लीट होगा इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो हम किस में लेके चल जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। और हमें ये भी पता है कि वो हमेशा खड़ा होकर वहाँ वेट नहीं करेगा, ये एक्शन कैसा है, टेम्परेरी नेचर का है, इसीलिए वो किस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है। अगर कॉन्टिन्यूअस के अंदर टेम्परेरी नेचर का आता है जो काम परफॉर्म हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या है कि एक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाके कंप्लीट होगा, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ऑन गोइंग है, ठीक है। तो यहाँ बट हमें परफेक्ट वाले में ये पता होता है कि काम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि मैंने कहा राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, इंटरवल बता दिया ना कि वो कब से उस चीज़ को स्टार्ट किया गया है, या वो एक्शन कब से परफॉर्म हो रहा है। तो हमें इसकी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में तो पता होता है, और ये एक्टिविटी हो रही है हमें ये भी पता है, लेकिन ये कब कंप्लीट होगी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये एक्शन कब कंप्लीट होगा ये हमें नहीं पता। बी पॉइंट पे ख़त्म होना चाहिए था, बट हम नहीं जानते कि वो कब ख़त्म होगा या कितनी देर में होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, जबकि हमें कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये भी नहीं पता था, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता था, हमें सिर्फ इतना पता था कि जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है, कब स्टार्ट हुई है कब एंड हुई है इसके बारे में कुछ नहीं पता। जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और जो वर्क है वो प्रोसेस में हमें ये भी पता है। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें चली जाएंगी, इसके अंदर वो एक्शन हो जाएंगे, एक्शन गोइंग फ्रॉम सम पॉइंट, हमें पता है किस पॉइंट से वो एक्शन हमारा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि वो कुछ ड्यूरेशन तक चलेगा, ठीक है, लेकिन कब ख़त्म होगा हमें ये नहीं पता। ऐसी एक्टिविटी है जो कुछ देर होगी, लेकिन कितनी देर होगी हम ये नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसका सम पॉइंट है, कि मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। और मुझे ये भी पता है कि वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी है, यानी कि कुछ देर तक चलेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी है, एक्शन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, काम हो रहा है, या हम ये कहें कि ये क्या है, यहाँ पे पार्शियल कंप्लीशन भी है, मतलब कि काम इनकम्प्लीट है और पार्शियली कंप्लीट भी है, यानी कि आधा काम हो गया है हम ये माने, या काम परफॉर्म हो रहा है तो आधा या आधे से ज़्यादा काम हो चुका है या आधे से कम काम हो चुका है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों कैटेगरी समझ में आई होंगी। तो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश की थी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर। तो यहाँ पे क्या है कि ये 6 घंटे से सो रहा है, ये एक फैक्ट था, और फैक्ट ये एक ऐसा फैक्ट है जो रिपीट होगा, अगर वो सो चुका है तो फिर दोबारा सोएगा ही।
कुछ देर बाद सोए, कुछ घंटों बाद सोए, बट ये एक्शन दोबारा परफॉर्म होगा। इसका मतलब ये परमानेंट नेचर का है, मतलब काम कंप्लीट होता है लेकिन कुछ टाइम बाद वापस फ्रिक्वेंट होता है। तो ये किस में चला गया, इंडेफिनाइट में चला गया। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम किसको लेके गए, ऐसा एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, हमें इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस में लेके चल जाते हैं। बट हम जानते हैं कि कुछ देर तक ये काम चलेगा। परफेक्ट के अंदर इसका नाम ही परफेक्ट है, इसका मतलब इसमें काम पूरी तरह कंप्लीट करके ख़त्म हो चुका है और ये रिपीटेड एक्शन नहीं है कि बार बार रिपीट होने वाला, या हैबिचुअल एक्शंस नहीं है, तो वो परफेक्ट के अंदर चले जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन से जाते हैं, एक्शन गोइंग फ्रॉम सम पॉइंट और द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ टाइम, कि मतलब एक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो कुछ टाइम तक चलेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम जानते हैं और कुछ देर तक ये एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन कब खत्म होगा हमें इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्शन गोइंग फ्रॉम सम पॉइंट, की किसी पॉइंट से चल रहा है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और उसमें कुछ ड्यूरेशन है, कुछ टाइम ड्यूरेशन वो लेगा, लेकिन कंप्लीट कब होगा हमें इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम समझ चुके हैं अब तक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उन सब के रिगार्डिंग अब तक हम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि इंडेफिनाइट में, इंडेफिनाइट हमें क्या बताना चाह रहा है, कौन सी स्टेट बताना चाह रहा है, वर्ब के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या डेफिनेशन देना चाह रहा है, ये हमें पता चल गया। परफेक्ट एक्शन कंप्लीटेड और डन के बारे में हमें बताता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें एक्शन गोइंग ऑन के बारे में बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने ये तो जान लिया कि टेंस हमें, ये जो इंडेफिनाइट कॉन्टिन्यूअस है यानी कि टेंस की जो खुद की सब कैटेगरी है उसमें हम क्या पहचानते हैं, क्यों इनके नाम अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, हम ये समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें टेंस पहचानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंडेफिनाइट है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो वो आप पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानने के लिए हम क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हम लिखेंगे या जिनको हम यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टेंस हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद भी कौन सी कैटेगरी में है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, पास्ट इंडेफिनाइट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हम ये कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन बता देती हूँ कि कौन से टेंस में किस तरह के यूज़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और यहाँ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब यूज़ होता है, तो इंडेफिनाइट के अंदर डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, या एक्सिलरी वर्ब भी हम कह सकते हैं। और मेन वर्ब इसमें क्या यूज़ होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, वर्ब की बेस फॉर्म जो थी वो यूज़ होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फर्स्ट फॉर्म क्या, हम इसे फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एस और ई एस यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। फिफ्थ फॉर्म मतलब जिसमें एस और ई एस इंक्लूडेड होगा। अगर हम पास्ट पे चले जाएं तो पास्ट में इंडेफिनाइट में क्या यूज़ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ होता है। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें क्या यूज़ होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर विल और शैल, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास ऐसा एक्सिलरी वर्ब नहीं था, ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं था जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे। तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडल वर्ब चाहिए। विल और शैल क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं, और ये हमेशा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं अगर टेंस में अगर यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर। तो हमने इंडेफिनाइट के बारे में अच्छे से जान लिया। हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, आर,
एम। और मेन वर्ब में अगर हम बात करें तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर अगर हम आईएनजी को ऐड कर दें तो क्या बन जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज़ होता है वाज और वर यूज़ होता है। ये तो था हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह सकते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे या जो भी आपको समझ में आए, याद रहे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है आईएनजी फॉर्म, मैंने ऊपर लिखी है। और अगर हम फ्यूचर में चले तो फ्यूचर में क्या हो जाता है, विल, शैल और इनके साथ बी लग जाता है। यानी कि अगर हम लिखेंगे तो विल बी, शैल बी। और हेल्प मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब इसमें क्या आ जाता है, फोर्थ फॉर्म ही आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने देखा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। आते हैं परफेक्ट के अंदर। तो परफेक्ट में क्या है, यहाँ पे हैव की फॉर्म आती है, हैज़, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ईडी वाली, ज़्यादातर जहाँ ईडी लग जाता है वो फॉर्म आती है। और कॉन्टिन्यूअस में अगर हम चले परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़। और वर्ब की फॉर्म तो यहाँ पर भी क्या होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। फ्यूचर में चलें तो यहाँ पे विल और शैल तो रहेगा ही, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव प्लस में हैव। तो ये विल के साथ अगर हम यूज़ करें तो विल हैव, शैल के साथ है तो शैल हैव हो जाएगा। और वर्ब की फॉर्म की अगर हम बात करें तो वर्ब की फॉर्म क्या है, थर्ड है। तो स्टूडेंट्स परफेक्ट के अंदर हमने देखा कि चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में ही वर्ब की फॉर्म कौन सी लग रही है, यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या यूज़ हो जाएगा, हैज़ और हैव, हैज़, हैव। इसके साथ क्या लगेगा, बीन। और हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हैड ही यूज़ होगा, लेकिन इसके साथ बीन भी लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बीन यूज़ हो रहा है सब में, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात कर, मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर भी। और हम फ्यूचर में चलें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो यहाँ पे यूज़ होगा विल, शैल और होगा हैव बीन। तो अगर हम विल यूज़ करें तो विल हैव बीन, शैल है तो शैल हैव बीन। इसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो स्टूडेंट्स ये थे, हमने देखा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या था, कॉम्बिनेशन था, जिसे हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, हमारे सेंटेंस के अंदर। और उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कि कौन से टेंस में हमारा वो जो एक्शन है या फिर जो भी हमें सेंटेंस गिवन है वो हमारे कौन से उसमें, कौन से टेंस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा एग्जांपल लिख लेते हैं हम। कुछ एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि हम सही से आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए एग्जाम्पल्स। हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने, आई ईट। और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम नॉट हंग्री। और हम ले लेते हैं, शी वाज नॉट एट होम। थर्ड, शी वाज नॉट एट होम। फोर्थ एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई विल बी ईटिंग एट 8 PM। और बस इतना ही लेते हैं, तो हम इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आप खुद भी आइडेंटिफाई करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, आई ईट।
टेंस पे जाते हैं। मैंने जो अभी टेबल लिखवाई थी, जिस टेबल पे हमने किया था, तो हम यहाँ से पहचानते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब कि कैसे पहचानेंगे ये कौन से टेंस में है। तो ईट, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये कैसा है, सिर्फ एक्शन गिवन है, यानी कि मेन वर्ब गिवन है हमें। तो यहाँ पर क्या है, हमें मेन वर्ब के थ्रू ही पहचानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप लोगों को बताया, तो आप याद रखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है और जो पास्ट टेंस है, इसमें अगर हम सेंटेंस लिखते हैं और सिंपल सेंटेंस, सिंपल का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाते हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि हम उसमें सिर्फ सब्जेक्ट, अगर उसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस में वर्ब होगा, और जो वर्ब होगा उसके साथ ही एस और ई एस लगा होगा। वो डिपेंड करता है कि प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम एस और ई एस को ऐड करते हैं, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, ये इंडेफिनाइट के लिए है, और ये इंडेफिनाइट प्रेजेंट के लिए भी है और पास्ट के लिए भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई ईट, तो ये भी क्या है, हमारे पास वर्ब की मेन फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हमारे पास एस और ई एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म है, दैट्स वाई इसमें नहीं लगा हुआ। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो हम पहले ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे। दैट मीन्स ये जो टेंस हो गया किस में हो गया, ये प्रेजेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है हमें गिवन, तो यहाँ पे क्या गिवन है, आई एम नॉट हंग्री। तो हम देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के थ्रू पहचानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एम गिवन है, नॉट, तो एम हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है। हेल्पिंग वर्ब हम चेक करते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, एम, तो कॉन्टीन्यूअस के अंदर यूज़ होता है एम। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, और वो भी किस में, तो प्रेजेंट में। तो ये कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से पहचान पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट में आई एम नॉट हंग्री, हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है, बट हमें यहाँ मेन वर्ब नहीं गिवन है, तो भी हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कौन से टेंस में है। आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, शी वॉज नॉट एट होम। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ हमें क्या गिवन है, हेल्पिंग वर्ब वाज गिवन है। वाज कहाँ यूज़ होता है, तो हम अपनी टेबल में चेक करेंगे, तो वाज यूज़ होता है कॉन्टीन्यूअस में, वो भी पास्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है, आई विल बी ईटिंग एट 8 PM। तो यहाँ पे पहचानते हैं, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है, विल बी। हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें विल और शैल हमें फ्यूचर में मिलेगा, और फ्यूचर में भी हमें कहाँ पर बी मिलेगा। तो हम देखें तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हमें ये भी गिवन है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचानना है कि जो भी हमारा टेंस है वो उसकी सब कैटेगरी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस फॉर्म में चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम और आगे बढ़ते हैं। आगे हम, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने जाना, जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले टेंस को जाना है। और टेंस हमने जाना है कि टेंस में हमने दो बातें सीखी। पहली चीज़ कि टाइम की रेफरेंस में हमने बातें जानी, फिर हमने जाना वर्ब के रेफरेंस में। तो टाइम में हमने जाना था कि जो टेंस होता है टाइम के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम कैटेगराइज करते हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग हमने देखा कि वर्ब, सारे वर्ब को अगर हम मिलाएं तो हमें जो मिला, मोटा मोटा दो टेंस मिला, प्रेजेंट और पास्ट। यानी कि वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो जो टेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि फ्यूचर का कोई एग्जिस्टेंस वहाँ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि हम कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टेंस प्रेजेंट में भी है, तो प्रेजेंट की भी सब कैटेगरी क्या है,
पास्ट में है तो पास्ट की भी सब कैटेगरी क्या है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर की भी सब कैटेगरीज क्या है। तो ये अब तक जो हमने जाना ये सारा क्या था, टेंस का बेसिक था, जो अभी तक खैर हमने अपना टेंस बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है बिल्कुल। अभी हम सिर्फ टेंस उसकी डेफिनेशन पे ही फोकस है। अभी तक हम उसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग ही चीज़ें जान रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, यानी कि जो भी बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए था समझने के लिए टेंस को अच्छे से, वो हम अब तक अच्छे से कर चुके हैं। और हमने अब तक जो किया है उसमें हमने क्या सीखा है, तो उसमें हमने जाना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस कर रहे हैं, अगर हम टाइम के रेफरेंस में अपनी किसी एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उससे हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के अंदर लेके चले जाते हैं। और डिफ़ाइन करने का भी क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने का मतलब है हम जब भी इसके बारे में बता रहे हों, जब भी हम रिपोर्ट देंगे सामने वाले को, या जब भी हम उससे वो इन्फॉर्मेशन या वो बात कहेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिपोर्ट देना। तो यानी कि रिपोर्ट के थ्रू या फिर रिलेट करके हम क्या करते हैं, टाइम का रेफरेंस देते हैं। और अगर हम इस तरीके से टाइम का रेफरेंस देते हैं तो हम अल्टीमेटली यहाँ प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं अगर हम टाइम का रेफरेंस दे रहे होते हैं। और एक क्या हो गया, टाइम। अब हमें पता है टाइम को अगर हम डिफाइन करें तो टाइम तो दो तरीके का हो सकता है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है या फिर ड्यूरेशन भी हो सकती है। ड्यूरेशन का मतलब है कि थोड़ा दौरान, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो थोड़ा इंटरवल में हो रहा है या थोड़ी देर तक चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन में। और या फिर पॉइंट में। हम दो चीज़ों के अकॉर्डिंग टाइम देख रहे हैं अपने एक्टिविटीज़ को या फिर जो भी हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनको। तो अगर मैं पॉइंट और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको चेक करती हूँ तो मैं उसको सब कैटेगराइज कर पाती हूँ। सब कैटेगराइज मतलब इंडेफिनाइट में, या मैं कॉन्टिन्यूअस में है जो भी मेरा स्टेटमेंट है, या परफेक्ट में है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये कैटेगराइज करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ता है, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए या फिर ड्यूरेशन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम, अगर ड्यूरेशन है तो वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। और अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही पॉइंट नहीं पता लेकिन काम हो रहा है, ड्यूरेशन पता है, तो वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है कॉन्टिन्यूअस के अंदर। और अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और काम चल रहा है लेकिन कब ख़त्म होगा ये नहीं पता होता, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, मेरा काम, जो भी काम है या जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन परमानेंट नेचर का है कि काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्शन है जो रिपीटेड होगा, तो वो किस में चला जाता है, इंडेफिनेट के अंदर चला जाता है। परफेक्ट के अंदर कौन सा आता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है वो, और ना ही रिपीटेड नेचर का नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी रिपीट होने वाला नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, तो वो किस में चला जाता है, परफेक्ट में चला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक का हम टेंस का सारा बेसिक कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टेंस को आगे। तो ये डेफिनेशन के बेस पे थे इतना बेसिक जो अब तक हमने पढ़ा। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से